वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, जो अभी भी हुआ है इवनिंग में क्लास 11th के लिए। चलिए इसकी आंसर की देखते हैं। पहला सवाल जिसका ऑप्शन सी सही है, ये बेसिकली आपका सवाल था। कथन दो दिए थे यहाँ पे। पहला कथन था आपका भारत को कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जो कि बिल्कुल सही था। और दूसरा कथन था आपका आधे निर्वाचन क्षेत्र पुरुषों के लिए और आधे निर्वाचन क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो दूसरा कथन जो गलत है और पहला कथन आपका सही था। तो पहला कथन चूंकि सही था और दूसरा गलत था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव कौन सी लोकसभा के लिए थे। तो ये 18वीं लोकसभा थी। कौन सी? 18वीं लोकसभा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि हमारी जुडिशरी का जो है स्ट्रक्चर वो कैसा होता है। तो पिरामिड की शेप में होता है, मतलब ऊपर टॉप में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस, उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट की और जज, हाई, और ऐसे ही आप जाओगे तो नीचे हाई कोर्ट में जज। उसके बाद सबसे ज्यादा जज कहाँ पे होते हैं? लोअर कोर्ट्स में। ठीक है, तो इस ढंग से आप कह सकते हैं कि ये पिरामिड स्ट्रक्चर होती है, ट्रायंगुलर शेप में कह सकते हो। और उसके बाद 4th क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो यूनिवर्सली पास किया गया था, मतलब एक मत से पास कर दिया गया था, उस पर कोई भी विरोध नहीं था, सबका कंसेंसस था, सबकी सहमति थी। तो ये था आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कितने दिन में हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ? हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। 6 पे देखिए, आइडेंटिफाई एंड चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो इनकरेक्ट क्या है इसमें? देखो, अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया? लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिए, बिल्कुल ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया हमने? डायरेक्टिव ट्रांसफर ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो। और जर्मनी के संविधान से आपने क्या लिया? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी तो नहीं ली। ठीक है, ये तो हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। 7 देखिए, हमसे पूछा गया संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, बेसिकली कॉलम ए और कॉलम बी में आपको मैच करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने फिर ऑप्शन तलाश करने हैं। तो पहले का किससे मैच होगा? राष्ट्रपति दिया पहले में, इसे आप थर्ड से मैच कर दो। राष्ट्रपति हमारे देश के पहले नागरिक होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो 1 का थर्ड हो जाएगा और 1 का थर्ड होते ही आंसर तो आपका सी करेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी चाहो तो आप मैच कर सकते हो। उपराष्ट्रपति का क्या मैच होगा यहाँ पे? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। और राज्यपाल क्या होते हैं? राज्य के संवैधानिक प्रमुख। ओके, तो इस ढंग से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो यहाँ पे नोट करने वाली चीज है कि मोतीलाल नेहरू कमेटी जो बनी थी, एमसी इसको कह लो शॉर्ट में, तो ये बनी थी 1928 में। सबसे पहले यही बनी थी। ठीक है जी। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने बताना, सबसे पहले यही आएगी। फिर बना था इसके बाद 1976 में 1976 में आपका हुआ था 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इसको आपने मिनी संविधान भी कहा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके जरिए बहुत सारे चेंजेस हुए थे। ओके, तो ये हो गया आपका कौन सा था? ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, सॉरी, 42nd सीधे लिख देते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप इसको कह लो। उसके बाद बारी आती है आपकी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, ये सबसे बाद में हुआ था। और शिफ्टिंग ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट टू मेक ऑर्डिनरी राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी को इन्होंने फंडामेंटल राइट से हटा करके एक ऑर्डिनरी राइट बनाया था। और ये इंसिडेंट थी 1978 की। कब की? 1978 की। राइट टू प्रॉपर्टी, आरपी कह लेते हैं इसको शॉर्ट में। तो ये आरपी का हुआ 1978 में। और एक जो और मेजर चेंज हुआ था जिसकी बात बार बार हो रही है, वो ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी।
तो एनएचआरसी बच्चा सबसे लास्ट में जाना चाहिए, यानी कि 2 नंबर सबसे आखिर में होना चाहिए। 2 नंबर सबसे आखिर में कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख लो ये ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। उसके बाद 10th नंबर सवाल कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू होम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो ये जिम्मेदार होते हैं लोकसभा के लिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 11th कहता है द माइनॉरिटी स्टेटस इज नॉट डिपेंडेंट ओनली अपॉन रिलीजन, इट ऑल्सो और ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्रोविजन। तो ये लैंग्वेज एंड कल्चर होना चाहिए, भाषा और संस्कृति। रीजन ये है कि भाई कोई लैंग्वेज की फॉर्म में भी माइनॉरिटी कहलाते हैं, ठीक है, कल्चरल फॉर्म में भी माइनॉरिटी कहलाते हैं। लैंग्वेज की फॉर्म में कुछ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले हो सकता है बहुत कम, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। ठीक है जी, तो इस ढंग से आप माइनॉरिटी की डेफिनेशन अलग समझ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है आपका, यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों दिए हुए हैं, और देखिए यहाँ पे कहा क्या गया, बेसिकली ये समझने की हम कोशिश करते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो हमसे कहा गया है, कथन कहता है कि राज्यसभा को संसद के स्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। और कारण क्या दिया इसका? राज्यसभा कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती। हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, कभी भी उसको भंग नहीं किया जाता, वो एक स्थायी सदन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही व्याख्या है, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर है। ठीक है जी, ऑप्शन ए आपका आंसर है, और इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आंसर की में भी आपको दिया गया है। अब देखिए सेक्शन बी देखते हैं। मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, वे संविधान में इन्हें सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। कोई अन्य प्रामाणिक प्रासंगिक बिंदु हो तो वो भी आप नोट कर सकते हो, इसमें मेंशन कर सकते हो। सॉरी, तो सवाल ये था कि मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है। ओके, उसके बाद ये 14 नंबर प्रश्न कहता है निवारक नजरबंदी क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। आशंका के आधार पर वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना कुछ ही समय के लिए केवल जेल भेजना निवारक नजरबंदी कहलाता है। और 15 नंबर प्रश्न देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता का सीधे तौर पर शासन में भाग लेना होता है। ठीक है जी, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है तो हम उसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देखिए ग्राम सभा, प्राचीन काल में यूनान के नगर राज्य आदि की व्यवस्था। ये और इसी को पूछा था। अच्छा, ओके। प्रश्न संख्या 16 देखिए, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली का कोई दो विशेषताएं बतानी है आपने। तो ये 2 विशेषताएं देखिए यहाँ पे दी हुई हैं। मतदाताओं के लिए इसे समझना सरल है, और दूसरा चुनाव के समय स्पष्ट विकल्प का होना। 2 बेनिफिट ये होते हैं। और भी कोई अन्य आप लिख सकते हो अगर आपको लगता है बेनिफिट है कुछ। उसके बाद 17 नंबर देखिए, नौकरशाही के कोई 2 कार्य लिखिए। तो नौकरशाही का पहला कार्य होता है नीतियों को बनाना तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करना, और दूसरा होता है लोक हितकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाना। प्रश्न संख्या 18 कहता है जनहित याचिका क्या है? एक उदाहरण भी दीजिए। तो जनहित याचिका क्या होती है? पीआईएल इसको हम कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, शॉर्ट में आप इसको पीआईएल कहते हो। और न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने इसको स्टार्ट किया था, उनको इसका क्रेडिट जाता है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था अदालत में जनहित से जुड़े मुद्दों पर याचिका दाखिल कर सकता है, चाहे वह खुद प्रभावित ना हो। पर्यावरण संबंधी हो सकती है या कोई और भी इस तरह की याचिका दायर की जा सकती है। ये जनहित याचिका कहलाती है। अब बारी आती है खंड सी की। तो यहाँ पे आप देख लीजिए और सब आंसर्स अपने मैच कर लीजिए, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो, और ऐसे आंसर्स बताएंगे। तो आप फटाफट नोट करते रहिए, साथ ही साथ जहाँ भी जरूरत हो वीडियो को पॉज करिए और फट से अपना आंसर मैच कर लीजिए। ये आपको आने वाले समय में बोर्ड में भी बहुत हेल्पफुल होगा। जितना हमने आपको एक्सप्लेन किया है, कई चीज़ें ऐसी होंगी जिन पे सवाल बनेगा और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। हमने कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर उपलब्ध कराई जाए। ओके, तो फटाफट आप नोट करिए, चूंकि अभी 8 पेज बचे हुए हैं जो हमने आपको दिखाने हैं। तो हम थोड़ा सा फास्ट होना चाहते हैं इस समय, इसीलिए हमने ये वीडियो को आगे एक्सप्लेन करना बंद कर दिया है। ये देखिए सब आंसर्स हैं, आपके मैच करिए और हमें बताइएगा भी कि क्या सारे आंसर जो इसमें दिए हैं 100% सही है या
कुछ आंसर गलत भी हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है आंसर गलत भी हो जाते हैं। देखिए अभी मानचित्र भरने वाला सवाल था, तो इसमें आपको ये दिया हुआ है BDAC कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं आंसर्स। बी उत्तर प्रदेश में है, डी तेलंगाना में, ए राजस्थान और सी ओडिशा। 10वीं बाधित बच्चों के लिए। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न अथवा करके जो प्रश्न दिया उसका सवाल आंसर, ओके। 28 नंबर, फिर आपका अथवा करके जो प्रश्न दिया है, फिर ये 29 नंबर प्रश्न और उसके उत्तर, फिर अथवा करके इंटरनल चॉइस, ओके। भारत के वो राज्य जहाँ पे विधान परिषद है, क्या होती है शॉर्ट ट्रिक इसकी, अब तू मजा कर। इसमें जम्मू एंड कश्मीर को आप हटा दो, अब से आंध्र प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश हो गया आपका। अब तू मजा कर, अब तू मजा कर, मजा कर। कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, टी से तमिलनाडु होना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु शायद डिलीट कर दिया आप, ओके, इसीलिए दिख नहीं रहा। तो ऐसे करके आप शॉर्टकट से इसको याद रख सकते हो। जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु जो है वो दो हटा दिए गए। ठीक है जी। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अथवा करके जो प्रश्न है उसका आंसर, और बाकी आंसर भी आप देखते जाइए, ठीक है जी। इस प्रकार से आपके 12 के 12 पेज हमने दिखा दिए जो कि आंसर की के रूप में हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए ताकि हम अच्छे से अच्छे टीचर्स को यूट्यूब चैनल पे बुला सकें, डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट को, और आपको बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करा सकें वो फ्री में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।